नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। दिनांक 1 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, जो 7 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा दिया गया है। ये फैसला आया है 6-1 के बहुमत से। इस जजमेंट में 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको उलट दिया गया। 2004 में यह फैसला था कि शेड्यूल कास्ट का जो ग्रुप है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, अलग अलग विभाजित करके उसको नहीं रखा जा सकता है। लेकिन 1 अगस्त के फैसले में इसको बदल और कहा गया कि जो अनुसूचित जातियां पीछे रह गई हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनके लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। ये फैसला देखने में लगता है बहुत आसान, लेकिन इतना आसान है नहीं। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कठिन होगा, चूँकि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट कई वर्षों से सरकार के पास विचाराधीन है, वो जिन्न भी बाहर निकलेगा। अब मैं समझता हूँ कि इस बार के संसद के बजट सेशन में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस पुरजोर तरीके से जाति जनगणना की बात की और कहा कि जाति जनगणना होकर रहेगी और हम लोग करेंगे जाति जनगणना, तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सब कैटेगरी का मामला न केवल भारत सरकार के लिए वरन सभी राज्य सरकारों के लिए बहुत ही कठिन है और इसमें विवाद के बढ़ने की संभावना है। अब जब ये मामला बैकवर्ड क्लासेस तक आएगा तो फिर धीरे धीरे वो EWS तक भी आएगा, इसकी आग पहुंचेगी वहाँ भी। चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले का सम्मान हर भारतवासी को करना है, लेकिन एक नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को चूँकि बोलने की स्वतंत्रता है, अपना विचार रखने की आवश्यकता है, स्वतंत्रता है, इसलिए मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि वर्ष 1931 के बाद अभी तक जो कास्ट सेंसस नहीं हुआ, 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ भी तो उसको सरकार ने जारी नहीं किया कि इसमें कुछ तकनीकी खामियाँ। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है जब भारत सरकार को दिल खोलना चाहिए और जातिगत जनगणना का निर्णय 2021 के लंबित सेंसस के साथ कराया जाना चाहिए। और इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी जो NDA के घटक दल हैं, जो जनगणना का जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, NCP अजीत, LJP, अपना दल, निषाद पार्टी और राजभर जी की पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि इन दलों को भी सामाजिक न्याय के हित में यह डिमांड करना चाहिए कि अब भारत सरकार को देर नहीं करनी चाहिए और जातिगत जनगणना का निर्णय लेना चाहिए, ताकि हर जाति का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और सोशल उनका कंडीशन अभी के समय में क्या है ये पता लगे, जिसमें रिप्रेजेंटेशन की जानकारी हो जाए कि चाहे वो फॉरवर्ड क्लासेस के हों या बैकवर्ड क्लासेस के हों, ST के हों या ST के हों, इनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक गया है ये जानकारी हो जाए, ताकि भारत सरकार न केवल आरक्षण वरन जो भी कल्याणकारी या विकास के कार्य करे तो उन के लिए डाटा उपलब्ध हो। और एक भारतवासी के नाते अब मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देने में एक बहुत बड़ी बात कही है कि इसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस की तरह।
एक ऑनरेबल जज ने कहा कि एक पीढ़ी तक सीमित होनी चाहिए आरक्षण। ठीक है, तो अब चूंकि क्रीमी का सवाल है, एक पीढ़ी का सवाल है, और ये भी हो रहा है कि जो जातियां पिछड़ गई हैं उनके लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सब कैटेगरी किया जाए और उनको आरक्षण दिया जाए। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ न केवल भारत सरकार से वरन हायर जुडिशियरी से भी कि गंगा ऊपर से नीचे आती है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। तो यदि गंगा ऊपर से नीचे आती है तो अब उदाहरण पेश करना होगा इस देश में कि ऊपर के जितने बड़े बड़े पद हैं सबसे पहले वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। आज ही के प्रतिशत के हिसाब से जो 15% शेड्यूल कास्ट का है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का है और 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस का है। तो 34 पद हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस के। तो एक बनाया जाना चाहिए, टाइम फिक्स किया जाना चाहिए कि इन 34 पदों में कम से कम 17 पद SC ST OBC को लाने के लिए क्या किया जा सकता है, तब यह रिप्रेजेंटेशन होगा। देश के जो 24 हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो 1200 से ऊपर हाई कोर्ट जजेस के पोस्ट हैं, ये बहुत बड़े पद हैं। उनमें 600 पदों पर क्या टाइम शेड्यूल होगा, क्या तरीका होगा कॉलेजियम का कि 600 जजेज SC ST और OBC के कितने सालों में पूरे होंगे। देश में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हों, क्या ये नियम नहीं हो सकता कि एक बार कैबिनेट सेक्रेटरी जनरल कास्ट से होगा, एक बार रिजर्व कैटेगरी का होगा। उसी तरह जो 90 सेक्रेटरीज हैं जो नीति निर्माण का काम करते हैं भारत सरकार का, उस 90 में 45 सेक्रेटरी क्यों नहीं हो सकते हैं SC ST OBC के। अभी चूँकि 1993 में जब रिजर्वेशन लागू हुआ है तो जो IAS बैच है 1993-94 का, उनकी सेवा 30 और 31 साल की हो गई है और इसमें सभी लोग चीफ सेक्रेटरी रैंक में आ गए हैं जो भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक के बराबर है। इसलिए 50% पोस्ट 45 सेक्रेटरी के पोस्ट भरे जाएं और यही स्थिति वहाँ पर करना चाहिए। एडिशनल सेक्रेटरी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में जितने पोस्ट्स हैं उनमें 50% पोस्ट SC ST OBC को दिया जाए, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद भारत सरकार को ये करना चाहिए कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से कम 22 वाइस चांसलर निश्चित तौर पर SC ST OBC के तो तुरंत बनाए जाने चाहिए। साथ ही जो IIM है, IIT है, एम्स है, इन संस्थाओं में जितने पद फैकल्टीज के खाली हैं SC ST OBC के, क्या इनके रिप्रेजेंटेशन को 50% पर नहीं लाया जाना चाहिए, जो वर्षों से पेंडिंग है बार बार प्रयास के बाद भी। तो जब तक ऊपर से गंगा को नहीं बहाया जाएगा तब तक ये अगर फैसला आ भी गया है SC ST सब कैटेगराइजेशन का तो इसमें बेवजह विवाद होगा। इसीलिए समाप्त मैं करना चाहूँगा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन और सर्विस रिप्रेजेंटेशन का फिगर आना चाहिए और उसके आधार पर हर बड़ी संस्थाओं में और बड़े बड़े पदों में सबसे पहले कम से कम 50% रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए लोगों को, तब जाकर ये सामाजिक न्याय होगा। और ये नहीं होगा कि SC ST में कुछ जातियां पीछे रह गई हैं। EWS में भी जांचिए कि उनमें भी कुछ जातियां हो सकती है कि पीछे हों। अदर बैकवर्ड क्लासेस का भी सवाल तब होगा जब आप जनगणना कराइए, जनगणना का फिगर आपके पास है नहीं और रिप्रेजेंटेशन की बात हम करें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए देश के हित में है कि कास्ट सेंसस इज नीड ऑफ आवर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।